हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग बुक। लर्निंग बुक पे आप सभी का स्वागत है। लर्निंग बुक के इस वीडियो में हम 19 जून और 20 जून 2020 के करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर कर रहे हैं। अपने प्रश्नों के डिस्कशन की शुरुआत की जाए उससे पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि लर्निंग बुक चैनल को अपना पूरा सपोर्ट दें और हमारे वीडियोज़ को अधिक से अधिक शेयर करें। लर्निंग बुक की फैमिली को स्ट्रांग करने में हमारी हेल्प करें। लर्निंग बुक की फैमिली जितनी ही स्ट्रांग होगी, हम आपके लिए उतने ही अधिक और भी नॉलेजेबल वीडियोस को प्रोवाइड करा सकेंगे। साथ ही साथ जो नए व्यूअर्स चैनल से पहली बार जुड़े हैं उनको बता दें कि लर्निंग बुक पे करंट अफेयर की प्लेलिस्ट में आपको पर डे का करंट अफेयर बिल्कुल सीरीज़ में मिल जाएगा। आप उसे जाके वहाँ से देख सकते हैं और आगे आने वाली वीडियोज़ के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को प्रेस कर दें, जिससे जो भी नई वीडियोज़ लर्निंग बुक पे अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच सके। आइए फिर शुरुआत करते हैं अपने पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन योजना की शुरुआत की? देखिए, विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर जब मैंने 5 जून के प्रश्नों को कराया था तो उस दौरान उससे रिलेटेड प्रश्नों को कवर किया गया था, लेकिन कुछ नए प्रश्न अभी मुझे मिल गए हैं तो उसे मैं इस वीडियोज़ में कवर कर रहा हूँ। किस मंत्रालय ने विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर नगर वन योजना की शुरुआत की? नगर वन योजना की शुरुआत की है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने। नगर वन जो ये है योजना, इसमें अगले 5 वर्षों में शहरी वन को विकसित करने की योजना, यानी कि शहर में जो बंजर जमीनें पड़ी हैं उनका उपयोग करके जो है अगले 5 सालों में शहरों में भी वन विकसित किया जाएगा। इससे क्या है कि जो शहरों की हवा ज़्यादा प्रदूषित है गांव के कंपेयर में, तो अगर यहाँ पे वन विकसित हो जाएगा तो शहरों की भी हवा हमारे भारतवर्ष में शुद्ध हो जाएगी। और इसका जो शुभारंभ किया, नगर वन योजना का शुभारंभ पर्यावरण दिवस के अवसर पर ही हमारे पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर जी ने किया था। और उन्होंने कहा था कि ये जो वन होंगे, उन्होंने इसके लिए एक टर्म यूज किया, ग्रीन लंग्स। उन्होंने कहा ये शहरी वन शहर के लिए ग्रीन लंग्स का कार्य करेंगे। और इस वर्ष जो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम थी वो थी बायोडाइवर्सिटी। और इसको मैंने आपको जितनी बार भी विश्व पर्यावरण दिवस पे क्वेश्चन कराया था, हर क्वेश्चन में बताया है कि यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम द्वारा जो इस वर्ष विश्व पर्यावरण दिवस का आयोजन 5 जून को किया गया था, उसकी थीम थी बायोडाइवर्सिटी, यानी कि जैव विविधता। भारत में जो टोटल फॉरेस्ट कवर है, 2019 की जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है उसमें भारत का टोटल फॉरेस्ट कवर एरिया बताया गया है 21.67% और ट्री कवर एरिया है 2.89%। अगर हम एरिया की बात करें तो कौन सा स्टेट भारत में सबसे अधिक वन एरिया रखता है, तो ये है मध्य प्रदेश एरिया वाइज। लेकिन अगर हम परसेंटेज वाइज बात करें कि जैसे परसेंटेज वाइज एरिया वाइज में क्या डिफरेंस है कि परसेंटेज में जैसे कि 100 किलोमीटर स्क्वायर किसी राज्य की एरिया है, तो अगर अभी ये राज्य 60 किलोमीटर स्क्वायर वन रखता है तो ये 60% इसका इस राज्य का वन का हिस्सा हो गया ना, क्योंकि 100 से 60% हो गया। लेकिन अब क्या है कि कोई है जो जिस राज्य की एरिया 200 किलोमीटर स्क्वायर है और ये भी कितना रखता है, ये 70% वन को रखता है। लेकिन अगर परसेंटेज में ये 70 किलोमीटर स्क्वायर वन को रखता है, तो 60 किलोमीटर स्क्वायर जो 100 किलोमीटर स्क्वायर वाला राज्य है उससे ज़्यादा वन इसके पास है। लेकिन अगर परसेंटेज में देखेंगे तो इसके पास सिर्फ 35% वन है, यानी कि आपकी जो टोटल भूमि है उसका कितना परसेंट वन है, तो इसको अगर हम देखेंगे तो ये मिजोरम सबसे ज़्यादा है। लेकिन अगर टोटल एरिया देखेंगे तो एरिया में जो है MP मध्य प्रदेश के पास सबसे ज़्यादा वन एरिया है। और मिनिमम एरिया का वन किसके पास है, मतलब सबसे कम वन कहाँ पे हैं, तो ये हैं हरियाणा में। और यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का हेडक्वार्टर नैरोबी केन्या में है। इसके डायरेक्टर एंगर एंडरसन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण के अनुसार भारत में बेरोजगारी दर क्या है? भारत में बेरोजगारी दर जो है वो है 5.8%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार PLFS का फुल फॉर्म क्या है? पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्विस। यही है वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण, पीरियाडिक लेबर फोर्स सर्विस।
भारत में जो जुलाई 2018 से जून 2019 के बीच का जो बेरोजगारी दर है ये है 5.8%। एनएसओ यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स की ऑफिस नई दिल्ली में है। ये नेशनल स्टैटिस्टिक्स ऑफिस जो है ये मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन के अधीन कार्य करता है। हमारे मिनिस्टर हैं स्टैटिक्स प्रोग्राम और इम्प्लीमेंटेशन के राव इंद्रजीत सिंह, और राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग जो है यानी कि नेशनल स्टैटिस्टिक्स कमीशन जो है इसके चेयरपर्सन बिमल कुमार रॉय हैं। तो 5.8% बेरोजगारी दर है नेशनल राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के अनुसार जून 2018 से जून 2019 के बीच। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश ने निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन और समझौता ज्ञापनों पर नज़र रखने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग मॉनिटरिंग मैकेनिज्म निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च करने की योजना बनाई है, यानी कि इसको प्रस्तावित किया है? ये राज्य है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश सरकार ये चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट आए, यानी कि जो बिजनेसमैन है वो उत्तर प्रदेश में अपने कारखाने लगाएं, अधिक से अधिक इन्वेस्टमेंट करें, जिससे कि जो जॉब है वो अधिक से अधिक उत्तर प्रदेश को जॉब क्रिएशन उत्तर प्रदेश में अधिक से अधिक मिल सके। इसी के लिए एक निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया है यूपी गवर्नमेंट में। इसमें क्या है कि उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली बनाने की योजना है उत्तर प्रदेश सरकार की, जिससे कि जो भी कंपनियां या जो भी इन्वेस्टमेंट करना चाह रहा है उत्तर प्रदेश में उसके सभी कार्यों पर नज़र रख सके और इफेक्टिव तरीके से इनके प्रपोजल का निपटारा किया जा सके। ऐसा नहीं है कि कोई कंपनी चाह रही है कि उत्तर प्रदेश में हम निवेश करें तो उसको तुरंत मिल जाता है। होता क्या है कि कई सारे रूल एंड रेगुलेशन होते हैं और उसमें थोड़ा टाइम लगता है। जैसे कोई रिलायंस कंपनी चाह रही है कि हम यूपी में कहीं पे अपना कोई फैक्ट्री डालेंगे, तो उसके लिए उसको गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, श्रम विभाग से परमिशन लेनी पड़ती है, कई सारे डिपार्टमेंट से परमिशन लेनी पड़ती है, जिससे कि अब वो अपनी कंपनी को यूपी में डाल सके। ये यूपी की ही बात नहीं है, कोई भी राज्य का अपना नियम होता है कि जिससे कि कोई श्रम डिपार्टमेंट से और लैंड एक्वायर करना पड़ेगा, तो लैंड एक्वायर करने के लिए आप जहाँ पे लैंड एक्वायर कर रहे हो वहाँ के विभाग से कई सारे आपको प्रस्ताव को पास कराना पड़ता है सरकार से। इसी के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम निवेश मित्र बनाया गया है, जिससे एक ही विंडो से निवेश करने वालों लोगों को सारी की सारी सुविधाएं प्रदान की जाएंगी और उनके फाइलों का निपटारा इफेक्टिव तरीके से किया जाएगा, ताकि इनके प्रपोजल का निपटारा जल्द से जल्द हो सके और ये इनको इन्वेस्टमेंट करने में कि कुल मिला के उत्तर प्रदेश को इन्वेस्टमेंट फ्रेंडली यूपी बनाने की कोशिश है निवेश मित्र के तहत उत्तर प्रदेश सरकार की। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा कि निवेश मित्र पोर्टल लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश सरकार ने, जिससे कि निवेश प्रस्तावों के कार्यान्वयन और समझौता ज्ञापन पर नज़र रख सके और उनका निपटारा जल्दी हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई ने डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए कितने रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बनाया है? आरबीआई ने 500 करोड़ रुपए के पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड को बनाया है ताकि भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा मिल सके। इस 500 करोड़ रुपए में से 250 करोड़ रुपए तो आरबीआई देगा, लेकिन जो बचे हुए 250 करोड़ रुपए हैं ये कार्ड इशूइंग बैंक और कार्ड नेटवर्क प्रोवाइड वाली कंपनी को देना होगा। और इस तरीके से 500 करोड़ रुपए का पेमेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड बन गया है, जिससे आरबीआई भारत में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा देगा। देश में डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ही आरबीआई ने इस फंड की स्थापना की है। आरबीआई का हेडक्वार्टर मुंबई में है। इसके जो आरबीआई के हमारे गवर्नर हैं वो शक्तिकांत दास हैं और आरबीआई में कुल 4 डिप्टी गवर्नर, एक गवर्नर होता है और 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं। ये डिप्टी गवर्नर को रिपोर्ट करते हैं, लेकिन प्रेजेंट टाइम में सिर्फ 3 डिप्टी गवर्नर हैं। एक पद डिप्टी गवर्नर का खाली है। जो 3 डिप्टी गवर्नर हैं वो एक विभू कानून को, दूसरे महेश कुमार जैन और तीसरे माइकल देवव्रत पात्रा हैं। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस निजी क्षेत्र के बैंक ने समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है? समर ट्रीट्स अभियान को शुरू किया है एचडीएफसी बैंक ने। हुआ क्या कि जब सरकार ने लॉकडाउन की शर्तों में ढील दी तो मॉल और आपके शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खुलने लगे। इसको देखते हुए ही एचडीएफसी बैंक ने समर ट्रीट अभियान को चलाया। इसके अंतर्गत जो मर्चेंट, जो व्यापारी है उसको और जो कस्टमर है उसको एचडीएफसी बैंक की तरफ से मर्चेंट, व्यापारी और कस्टमर दोनों को ही ऑफर दिया गया।
कस्टमर को नो कॉस्ट ईएमआई पे पेमेंट करने का ऑफर दिया गया, तथा मर्चेंट लोगों को अगर वो कस्टमर उनको एचडीएफसी बैंक से पेमेंट करता है तो उनको पॉइंट दिया जाएगा और उस पॉइंट को बाद में पैसे में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। तो समर ट्रीट का ऑफर दिया, समर ट्रीट अभियान किसने चलाया? एचडीएफसी बैंक ने। एचडीएफसी बैंक का हेडक्वार्टर मुंबई में है, इसके एमडी आदित्य पुरी हैं। और अभी कुछ दिन पहले ही अप्रैल महीने में एचडीएफसी बैंक के शेयर को चाइना के सेंट्रल बैंक ने खरीदा था 1.3% शेयर को। चाइना का जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है पीपल बैंक ऑफ चाइना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने सैन्य संचालन को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट के लिए जून 2020 में भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? सैन्य संचालन को बढ़ाने के लिए म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट पे ऑस्ट्रेलिया ने भारत के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच एक बहुत ही फेमस ऑज इंडेक्स नाम की नेवल एक्सरसाइज होती है, यानी कि जो नेवी है हमारी और ऑस्ट्रेलियन नेवी है, ये दोनों मिलकर ऑज इंडेक्स एक्सरसाइज करते हैं, जिसका नाम ऑज इंडेक्स है। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल कैनबेरा है और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे बड़ा शहर है उसे सिडनी के नाम से जानते हैं। ऑस्ट्रेलिया की करेंसी डॉलर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस भारतीय का नाम बताइए जिसे हाल ही में विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। हाल ही में विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में जिसे नियुक्ति मिली है ये है राजीव टोपनो। राजीव टोपनो को विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी गई है। राजीव टोपनो जो हैं ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सीनियर एडवाइज़र हैं और अब साथ ही साथ प्रधानमंत्री के सीनियर एडवाइज़र होने के साथ ही साथ इन्हें विश्व बैंक में भी वरिष्ठ सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में है और इसके प्रेसिडेंट डेविड मलपस हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? भारत के अस्थायी प्रतिनिधि के रूप में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए, ब्रजेंद्र नवनीत को WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन में भारत का अस्थायी प्रतिनिधित्व नियुक्त किया गया है। ब्रजेंद्र नवनीत ये तमिलनाडु कैडर के IAS ऑफिसर हैं। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है और इसके डायरेक्टर जनरल रोबर्टो एजिवेदो हैं। तो देखिए राजीव टोपन को क्या नियुक्त किया गया? राजीव टोपन नियुक्त किए गए सलाहकार, विश्व बैंक में वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनकी नियुक्ति हुई। और ब्रजेंद्र नवनीत को नियुक्त किया गया भारत का प्रतिनिधि कहाँ पे? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विश्व व्यापार संगठन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, के शानमुगम को किस राज्य के मुख्य सचिव के रूप में 3 महीने का विस्तार मिला है? के शानमुगम को तमिलनाडु के मुख्य सचिव, ये के शानमुगम क्या थे? ये तमिलनाडु के मुख्य सचिव थे, लेकिन इनके अब ये रिटायर हो रहे थे, लेकिन सरकार ने इनके कार्यकाल को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं इनका नाम है इडापडी के पलनीस्वामी। तमिलनाडु में कुल 38 डिस्ट्रिक्ट्स हैं। तो के शानमुगम को तमिलनाडु के मुख्य सचिव के रूप में 3 महीने का विस्तार मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2020 के EY वर्ल्ड उद्यमी के रूप में किसे नामित किया गया? वर्ष 2020 के EY वर्ल्ड उद्यमी के रूप में नामित किया गया है किरण मजूमदार शाह को। किरण मजूमदार शाह को EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ ईयर 2020 नामित किया गया। ये क्या है कि जो भी व्यापार करने वाले हैं उनमें से जिसने उत्कृष्ट व्यापार प्रतिवर्ष किया है, मतलब कि साल भर जो जिसने उत्कृष्ट व्यापार किया है उसे ये पुरस्कार दिया जाता है। और इस वर्ष ये पुरस्कार दिया गया किरण मजूमदार शाह को। ये इंडियन है, इंडिया में इनकी कंपनी है बायोकॉन लिमिटेड। ये बायोकॉन लिमिटेड की चेयरपर्सन है। बायोकॉन लिमिटेड ये भारत में मेडिसिन बनाने की कंपनी है। ये तीसरी इंडियन है जिन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 का अवार्ड मिला है, यानी कि EY वर्ल्ड उद्यमी के रूप में नामित होने वाली ये तीसरी भारतीय है। इसके पहले ये अवार्ड उदय कोटक को मिला था जो कि महिंद्रा कोटक बैंक के फाउंडर हैं 2014 में। उसके पहले ये 2005 में नारायण मूर्ति जो कि इन्फोसिस के फाउंडर हैं उनको दिया गया था 2005 में।
अगर हम, ये तो इंडियन की बात हो गई, लेकिन अगर हम ओवरऑल बात करें तो किरण मजूमदार शाह ये सिर्फ पूरे विश्व की दूसरी महिला है जिन्हें EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। पहली महिला कौन थी? ये पहली थी ओलाइवा लुम जो कि सिंगापुर की थी, और दूसरी कौन है? किरण मजूमदार शाह। किरण मजूमदार शाह को वर्ष 2020 के लिए वर्ल्ड उद्यमी का पुरस्कार मिला। EY वर्ल्ड उद्यमी यानी कि EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। ऑप्शन डी करेक्ट है। और बायोकॉन, एक बात और है, बायोकॉन लिमिटेड जो है किरण मजूमदार शाह की कंपनी, ये भारत की पहली ऐसी कंपनी है जिसने एंजाइम को एक्सपोर्ट किया है अमेरिका और यूरोपियन कंट्री के लिए। भारत की पहली कंपनी, क्वेश्चन है, भारत की पहली कंपनी जिसने एंजाइम एक्सपोर्ट किया US और यूरोपियन कंट्री को, तो ये है बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन लिमिटेड की जो फाउंडर हैं, चेयरपर्सन है, वो कौन है? ये है किरण मजूमदार शाह, जिन्हें इस वर्ष 2020 के लिए EY वर्ल्ड उद्यमी के रूप में नामित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फोर्ब्स 100 दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियां 2020 के बीच एकमात्र भारतीय कौन है? देखिए, अक्षय कुमार एकमात्र भारतीय हैं जिन्हें सेलिब्रिटी जो होते हैं उसमें फोर्ब्स, देखिए अलग अलग लिस्ट निकालता है। अभी कुछ दिन पहले फोर्ब्स ने निकाली थी स्पोर्ट पर्सन की लिस्ट कि किस स्पोर्ट पर्सन ने सबसे ज़्यादा कमाई की, जिसमें भारत के सिर्फ और सिर्फ विराट कोहली थे। इस क्वेश्चन को मैंने आपको कराया था। विराट कोहली पूरे विश्व में 66वें स्थान पे थे कमाई के मामले में पूरे साल के दौरान। अब फोर्ब्स ने क्या निकाला है कि कौन सी हस्ती है जिसने सबसे ज़्यादा कमाई की। इस लिस्ट में अक्षय कुमार भारत के अकेले हैं, जो कि अकेले भारतीय हैं जो फोर्ब्स की इस लिस्ट में है टॉप 100 में, अक्षय कुमार, लेकिन पूरे विश्व में 52nd यानी कि 52वें स्थान पे हैं। और काइली जेनर जो है इस सूची में सबसे ऊपर है। काइली जेनर अमेरिका की मीडिया पर्सनालिटी हैं, ये मॉडल हैं, साथ ही साथ बिजनेस वूमेन हैं, और ये सोशल वर्क का भी कार्य करती हैं। तो काइली जेनर फोर्ब्स 100 में दुनिया की जो सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियां हैं उनमें पहले नंबर पे हैं। अक्षय कुमार भारत के अकेले ऐसी सेलिब्रिटी हैं जो कि फोर्ब्स की 100 दुनिया में सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली हस्तियों की लिस्ट में हैं, और लेकिन ये पूरे विश्व में ये 52वें स्थान पे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की जो ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा आयोजित किया गया? ग्लोबल वैक्सीन समिट की मेजबानी की बोरिस जॉनसन ने, जो कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं, यूनाइटेड किंगडम के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने इसकी मेजबानी की। ग्लोबल वैक्सीन समिति की मेजबानी की। प्रधानमंत्री जी ने भी, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसमें संबोधित किया था। इसमें भारत ने ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन इम्यूनाइजेशन को $15 मिलियन की धनराशि देने की भी पेशकश की है। और ये क्या था कि मतलब कि सारी कंट्रियां मिलके एक वैक्सीन बनाने के लिए, कोई भी बीमारी के लिए, अभी कोविड-19 के वैक्सीन की बात चल रही है, तो जाहिर सी बात है इस वर्चुअल मीटिंग में कोविड-19 के वैक्सीन पे ही चर्चा हुई, लेकिन ये स्पेशली कोविड-19 के लिए ये नहीं है। ये अलायंस कई सारी वैक्सीन बनाने के लिए कार्य कर रहा है, जैसे एड्स की वैक्सीन बनाने के लिए भी ये अलायंस लगातार कार्य कर रहा है। तो इस साल इस अलायंस की जो मेजबानी की वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन द्वारा किया गया, और भारत ने ग्लोबल वैक्सीन समिति जो है इसका ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन को $15 मिलियन धनराशि देने की भी पेशकश की है। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा कि बोरिस जॉनसन ने इसकी मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अभी वही क्वेश्चन आ गया, वह राशि जो पीएम मोदी द्वारा ग्लोबल वैक्सीन अलायंस GAVI में पेशकश की गई, तो $15 मिलियन की धनराशि की पेशकश की प्रधानमंत्री मोदी ने। किस अवसर पे की? ये एक वर्चुअल मीटिंग चल रही थी, किसकी? ग्लोबल वैक्सीन समिति हो रहा था, जिसमें ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन की ग्लोबल एक मीटिंग चल रही थी, वर्चुअल मीटिंग थी ये। इसकी मेजबानी बोरिस जॉनसन कर रहे थे, और इसी मीटिंग के दौरान हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्लोबल वैक्सीन अलायंस को $15 मिलियन देने की पेशकश भी की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेबी ने हाल ही में कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति को पुनर्व्यवस्थित किया है। इस समिति के अध्यक्ष कौन हैं? सेबी के कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार समिति के अध्यक्ष, नए अध्यक्ष हैं अशोक दलवानी।
क्या है सेवी का फुल फॉर्म पहले देख लीजिए। सेवी का फुल फॉर्म है सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है। और सेवी का कार्य क्या है? सेवी का कार्य है कि ये जो शेयर मार्केट है उसमें निवेशकों को सुरक्षा प्रदान करता है, और जो शेयर मार्केट में जो कंपनियां हैं वो कोई फ्रॉड ना कर सकें, निवेशक के हित की रक्षा करने के लिए, और जो भी रूल एंड रेगुलेशन है उनका ठीक प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन हो सके, यही सारे कार्य सेवी के हैं, सेंट्रल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के। सेंट्रल सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं वो अशोक गुप्ता हैं, और अभी इसकी एक कमेटी है जिसका नाम है कमोडिटी डेरिवेटिव सलाहकार कमेटी, कमोडिटिव डेरिवेटिव सलाहकार समिति, जिसके नए अध्यक्ष, इस समिति के जो नए अध्यक्ष हैं उनका नाम अशोक दलवानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अबू धाबी आधारित मुबादला जियो प्लेटफॉर्म में कितने % हिस्सेदारी खरीदा है? अबू धाबी आधारित मुबादला ने जियो प्लेटफॉर्म के 1.85% हिस्सेदारी को खरीदा है। जियो के और भी कई सारी कंपनियों ने जियो की हिस्सेदारी खरीदी है। जो इंपॉर्टेंट कंपनियां, इनको मैंने कई बार रिपीट किया और अभी फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, इसको आप सभी नोट कर लो। देखो, फेसबुक ने 9.99% की हिस्सेदारी जियो की खरीदी है। विस्टा इक्विटी ने 2.32% हिस्सेदारी को खरीदा है। सिल्वर लेक ने 2 बार में, पहली बार सिल्वर लेक ने जियो की 1.15% हिस्सेदारी खरीदी थी, और फिर बाद में सिल्वर लेक ने 0.93% हिस्सेदारी जियो की खरीदी है। और अभी प्रेजेंट टाइम में अबू धाबी आधारित कंपनी मुबादला ने जियो प्लेटफॉर्म में कुल 1.85% हिस्सेदारी को खरीदा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस देश का नाम बताइए जो AFC एशिया फुटबॉल परिसंघ महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी करने जा रहा है। महिला एशिया कप 2020 की मेज़बानी करने जा रहा है हमारा देश भारत। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा कि महिलाओं की जो एशिया फुटबॉल परिसंघ का महिला एशिया कप 2022 है उसकी मेज़बानी भारतवर्ष करेगा। ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस हर साल 5 जून को मनाया जाता है। इस वर्ष इसकी थीम क्या थी? इसको तो मैंने कई बार कराया है, लेकिन कई जगहों पे ये क्वेश्चन को मैंने देखा कि इम्पॉर्टेंट तरीके से दिया जा रहा है, तो इसीलिए मैंने इसको आपके लिए फिर से कर दिया है। विश्व पर्यावरण दिवस की इस वर्ष की थीम थी जैव विविधता, और मैंने जैव विविधता को पूरी तरीके से एक्सप्लेन किया है। जैव विविधता उसे कहते हैं कि जितने प्रकार के जीव जंतु पृथ्वी पर मौजूद होंगे, जितने प्रकार के पेड़ पौधे पृथ्वी पर मौजूद होंगे, यही जैव विविधता है। और पृथ्वी की बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता जितनी अधिक होगी, पृथ्वी की स्टेबिलिटी उतनी ही अधिक होगी। जितने प्रकार के जीव जंतु यानी कि मेढक, मच्छर, आदमी, कुत्ता, बिल्ली, कीड़े मकोड़े, जितने तरीके के जीव जंतु मौजूद होंगे, पृथ्वी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। पेड़ पौधे जितने, आम, बैगन, मूली, जितने अधिक पेड़ पौधे होंगे उतनी ही अधिक पृथ्वी की स्टेबिलिटी होगी। इसी को जैव विविधता कहते हैं। तो इस वर्ष का जो थीम था ये था जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जर्मनी के साथ किस देश ने विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी की? जर्मनी के साथ विश्व पर्यावरण दिवस 2020 की मेज़बानी करने वाला देश था कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी बोगोटो है और यहाँ की करेंसी पीसो है, जबकि जर्मनी की राजधानी बर्लिन है और यहाँ की करेंसी यूरो है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व सिकिल सेल एनीमिया दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सिकिल सेल एनीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष 19 जून को मनाया जाता है। क्या है ये सिकिल सेल एनीमिया? सिकिल सेल एनीमिया ब्लड में हीमोग्लोबिन पाया जाता है, जो कि ब्लड में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन का कार्य करता है। हम सांस लेते हैं, ऑक्सीजन हमारे बॉडी में जाती है, और उस ऑक्सीजन, वो ऑक्सीजन ब्लड के हीमोग्लोबिन से अटैच होकर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होती है। तो सिकिल सेल एनीमिया में इसी हीमोग्लोबिन का शेप चेंज हो जाता है। शेप चेंज होने से क्या होता है, इसकी जो ऑक्सीजन कैरिंग क्षमता होती है, हीमोग्लोबिन पे ऑक्सीजन अटैच होकर पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्ट होते हैं। तो सिकिल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिन का शेप चेंज होने से जो ऑक्सीजन के अटैचमेंट की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, जिससे हीमोग्लोबिन कम ऑक्सीजन को लेके पूरे ब्लड में ट्रांसपोर्ट करता है। इससे आदमी जल्दी थक जाता है, कोई कार्य करने पे, दौड़ने में तुरंत थकावट आ जाती है। इस तरीके की बीमारियां होती हैं जिसमें मेनली क्या होता है कि इंसान जल्दी थक जाता है। इसी के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से विश्व सिकिल सेल एनीमिया दिवस प्रत्येक वर्ष यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली द्वारा
19 जून को मनाया जाता है। पहला जो विश्व सिकिल सेल एनीमिया दिवस मनाया गया था वो यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली द्वारा सन 2008 में मनाया गया था। भारत में साउथ इंडिया में, महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में सिकिल सेल एनीमिया के पेशेंट पाए जाते हैं। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं नए करंट अफेयर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। कीप स्टडी ऑन लर्निंग बुक। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।